यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सी टेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप सभी को बताते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की, वो दिसंबर है, यानी कि दिसंबर 2022 में आपका पेपर होने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शायद शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट में इस बार 90 प्लस का स्कोर सोचा है तो एक गड़बड़ वाली बात है, लेकिन 120 प्लस का स्कोर सोचा है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, सी टेट के अंदर 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है। जो मैथ रहता है 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चंस जो मैथ्स की पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। तो हम जो वीडियो अभी आपको करा रहे हैं वो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाली करा रहे हैं। 15 क्वेश्चन जो पेडागोगी वाली सीरीज है, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके लिए लाया जा रहा है, जो कि प्लेलिस्ट उसकी भी बना दी गई है। दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। लगभग मैंने अभी तक आपको सी टेट के 20 पेपर करा दिए हैं, जिसमें प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के पेपर हैं। तो 2021 में सी टेट का पेपर हुआ था, जिसकी रेस्पॉन्स की जारी की गई थी सी टेट की तरफ से। ये जो रेस्पॉन्स की होती है, एक तरीके से आंसर की ही होती है, यानी कि जो सी टेट पेपर लेता है उसकी ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट्स के पास भेज देता है और उन्हें जारी भी करता है। तो उसमें आपके जो पेपर हैं जूनियर और प्राइमरी के, जिसमें से लगभग 20 पेपर मैंने आपको जो मैथ्स के हैं सॉल्व करा दी हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, ये सी टेट के पेपर से ही है। तो ये सब कुछ ऑफिशियल पेपर है, यानी कि ये क्वेश्चन सी टेट 2021 में पूछे गए थे। आप सभी को बता दें, सी टेट लगभग 90% सिलेबस को क्या करता है, रिपीट करता है। एक दो क्वेश्चन ही, दो चार क्वेश्चन ही यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, बाकी सब कुछ रिपीटेशन होता है। तो अगर आप भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। तो चलिए, समय नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ -5/6 की होल पावर -5 की होल पावर 3। तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -5/6। क्लियर है? इनका मल्टीपल हो जाता है, 5 का 3 से करेंगे तो कितना होगा, -15। क्लियर है? तो -5/6 की होल पावर -15 कहीं है तो ये वाला ऑप्शन देखिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। -5/6 की होल पावर -15 ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, 12, 15 और 45 के एचसीएफ और एलसीएम का क्या योग होगा। देखिए, एक डिजिट है 12, एक है 15 और एक है 45। तो मैं इसको क्रम से लिख लेता हूँ, 12, 15 और 45। तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ से। 12 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 45 का मतलब है 3 गुणे 5, और 15 का मतलब, और 45 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 5 है। अब यहाँ से इसको समझिएगा, एच सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में मैच कर जाए। अब सब में मैच करने वाला सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है मुझे, 3, तो एच सी एफ हो जाएगा 3। बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम का मतलब 2 2 के कितने हैं, 2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया। 3 3 के सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें 3 3 9 ज़्यादा इसमें, और एक 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 45 चौके कितना होगा, 45 दूनी 90 दूनी 180 होगा। कितना होगा, 180। क्लियर है? तो एच सी एफ और एलसीएम का योग कितना होगा, तो एच सी एफ है 3 और एलसीएम है कितना, 180। तो 180 में हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये चेक कर लेते हैं। 177 गलत है, 93 गलत है, 87 गलत है, 183 183 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन है, 23 की पावर 3 प्लस 37 की होल पावर 3 के इकाई का अंक क्या है। यूनिट डिजिट आपको बतानी है। तो देखिए, इसमें अगर लास्ट वाली डेट को देखा तो 3 है, क्यूब दे रखा है तो 3 बार मल्टीपल कर सकते हैं, प्लस इसमें लास्ट की डेट 7 है तो 3 बार मल्टीपल इसका भी कर सकते हैं। तो हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी है ना, 3 3 9 3 27, तो 27 में यूनिट डिजिट 7 होगी, 7 7 49,
और 7 यानी कि 9, 7 63, 63 में 3 यूनिट डिजिट होगी, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, तो यूनिट डिजिट पीछे वाली 0 बन के आनी चाहिए। तो 3 गलत है, 7 गलत है, 9 गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 इस सवाल का सही जवाब है जो कि यूनिट डिजिट का काम करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। 2 सही 1/3 भागे 3/5, 2 मिक्सड 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 मिक्सड 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं और ये हो जाएगा 5/3। तो ये कितना होगा, 7 पंजे 35 और 3 तिया 9, तो 35/9 सही होगा। -35/9 गलत है, -9/35 गलत है, 9/35 गलत है, 35/9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, 35/9। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सवाल, इस पेपर के सवाल कुछ आसान हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 5/2 बराबर 25/4। कैंसिल आउट करेंगे 5 से 5 बार, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। अब बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बाई की वैल्यू कितनी निकली, 5/2। बाई की वैल्यू आपकी निकल कर आई 5/2, पुट कर देंगे 3y² प्लस 2y में, तो 3 बाई का मतलब 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कट गया और ये बनेगा 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 5, तो ये बनेगा 25 3 75/4 प्लस 5, 75/4 प्लस 5। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 75 और 4 पंजे 20, तो 70 और 20 कितने हो जाएंगे, 95, 95/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 95/4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये समझ लीजिए। तो 23 चौके कितने होते हैं, 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, 92 और 3 95, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 23 मिक्स्ड 3/4, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 मिक्स्ड 3/4। क्लियर होगा? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलजेब्रा की स्टार्टिंग हो चुकी है और एलजेब्रा का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है x² प्लस वाई स्क्वायर और y² प्लस z² प्लस x² प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx का योग बराबर है। योग पूछा है तो मैं सीधा देखिए ऐसे लिखता हूँ, x² प्लस y² प्लस y² प्लस z² प्लस z² प्लस x², और ये पूरा यही है 4x² 4xy प्लस 4yz, ठीक है, और 4zx ये होगा। क्लियर है? x² कितना हो गया, 2x², y² 2y² z² 2z², और इसमें सब में 4 है तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, कितना बचेगा, x² प्लस y² बचेगा प्लस z² बचेगा प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये तो बचेगा। तो 2x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है x प्लस वाई 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 2x माइनस 3y इंटू जेड, तो क्या होगा। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई 2x माइनस का 3y प्लस का जेड माइनस जेड का डिवाइड ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x जेड और माइनस का 3y जेड। चलिए इनका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा चेक करते हैं एक बार। x का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2x², x का 3y से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3xy, x का z से करेंगे तो कितना आएगा, zx, y का 2x से करेंगे तो कितना आएगा, 2xy, y का 3y से करेंगे तो माइनस का 3y²,
ठीक है, और बाई का जेड से करेंगे तो जेड बाई या बाई जेड, माइनस एंटर कर देंगे तो माइनस का 2x जेड माइनस माइनस प्लस 3 बाई जेड। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं क्या है आपका, देखिए 2x² आपके ऑप्शन में होना चाहिए, तो 2x² सभी में है, तो अभी तक तो बात ठीक है। एक्स वाई को चेक करते हैं भाई, एक्स वाई प्लस का आएगा या माइनस का, 3xy और ये है माइनस का 2xy, तो माइनस का एक्स वाई आएगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये गलत हो गया। अब आते हैं बाई स्क्वायर पे, तो माइनस का 3 बाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2 बाई स्क्वायर बचेगा, तो माइनस का 2 बाई स्क्वायर बचना चाहिए। और यहाँ पर कितना है, -3, अच्छा ये बाई स्क्वायर नहीं है, बाई जेड है, सॉरी। तो -3 बाई स्क्वायर आएगा, तो -3 बाई स्क्वायर माइनस, अच्छा ये +3 बाई स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया, -3 बाई स्क्वायर -3 बाई, ये तो वैसे ही गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड में से होगा। अब आगे चेक करते हैं, तो 4 बाई जेड आएगा, 3 बाई जेड और बाई जेड प्लस का 4 बाई जेड प्लस का 4 बाई जेड माइनस का 4 बाई जेड, ये गलत हो गया, यानी कि थर्ड भी गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बचा, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है थोड़ा सा। क्वेश्चन आसान है, 3x⁻m माइनस का 5x प्लस का 7 ये दे रखा है। एक द्विपद है तो m के मान हो सकता है। देखिए द्विपद होने का मतलब क्या है, द्विपद का मतलब हो गया कि एक ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो। तो अगर मैं m की जगह पर एक मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5x प्लस 7, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2x प्लस 7 बचेगा। तो एक पद तो ये बन गया, द्विपद वाला बना है कि नहीं, ये द्विपद हो गया, तो यानी कि m की वैल्यू एक होनी चाहिए, बात तो ठीक है। केवल दो गलत, केवल एक, ये चेक करेंगे, 2 और 0 ये भी गलत हो गया। अब m की वैल्यू एक होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब की बार वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं, तो 0 लेट करेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 3x⁻0 माइनस का 5x और प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5x और ये 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। तो ये वाला जो टर्म निकल के आया है, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, आपका द्विपद ही तो है भाई, ये भी तो टर्म द्विपद है, तो ये भी टर्म द्विपद है और ये भी द्विपद है, बाइनोमियल है। तो यहाँ पर दो आंसर आ रहा है, m=1 और m=0। अब हमको ये चेक करना है कि 1 और 0 कहाँ पर दे रखा है, सीधा सीधा फंडा है, कुछ नहीं करना, केवल दो गलत, 1 और 0 इसमें दे रखा है, केवल एक नहीं होना चाहिए, 2 और 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइएगा थोड़ा सा दिमाग और मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक होता है पूरक कोण जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम संपूरक या अधिक कोण के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि पूरक कोण क्या होता है, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, उससे पिछले पेपर में भी आया था, मैंने हर बार ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। दो एंगल का सम, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि कोई एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या बन रहा है, बी बन रहा है। जब दो एंगल का सम कितना बने, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री बनता है यानी कि 180 डिग्री बनता है, तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण या अधिक कोण के नाम से जानते हैं। अब ये अगर फंडा आपको आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप टैकल कर जाओगे। अब आसान सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। किसी कोण x के पूरक, तो x का क्या पूरक होगा, 90 माइनस एक्स होगा भाई, x का पूरक क्या हो सकता है, 90 माइनस एक्स ही तो होगा, प्लस संपूरक x के पूरक और संपूरक, तो x का संपूरक क्या होगा, x का संपूरक होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा संपूरक। क्लियर। कोणों का योग कितना होना चाहिए, 140 दे रखा है। क्लियर। तो x और x कितना होगा, माइनस का 2x, 90 और 180 कितना होगा, 270, ट्रांसफर कर देंगे तो 140 माइनस 270। क्लियर है। तो माइनस का 2x बराबर कितना आ जाएगा, 60 और 70 माइनस का 130 आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस, 2 से गया कितनी बार, 65 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 65 डिग्री आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है सवाल में, 65 आंसर आ जाएगा। अब पुट करके देखते हैं, तो 2x माइनस का 10 डिग्री, तो 2x की वैल्यू 65 माइनस का 10 यानी कि 65 दूनी 130 माइनस का 10,
कितना बचेगा भाई, 120 डिग्री बचेगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 120 डिग्री नहीं है, 120 नहीं है, 120 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 120 डिग्री इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर, आईडी सब कुछ लिखा हुआ है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:3:4 के अनुपात में है। मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है, इसके 4 कोण हैं सरकार। कितने कोण हैं, 4 कोण, 3:4:5 के अनुपात में, 3:5:3:4 के अनुपात में है। तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से किसी चतुर्भुज के कोण के अनुपात में है, तब उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री अधिक बराबर है। तो सबसे बड़ा कोण निकालेंगे चतुर्भुज का। देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से निकालते कितना निकलेगा, 3 और 5 8 और 3 11 और 4 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 डिग्री आ जाएगी। ठीक, अब एक यूनिट की वैल्यू, सबसे बड़ा एंगल कितना है, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 24 पंजे 120 डिग्री। बड़े एंगल से 40 डिग्री अधिक है, तो 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कीजिए 160 डिग्री का कौन सा है, और 160 डिग्री का आपका कौन सा ऑप्शन है भाई, 160 डिग्री का तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ 4 होना चाहिए था, 160 डिग्री। जो स्क्रीनशॉट में नहीं आ पाया है उसके लिए तहे दिल से माफ़ी, लेकिन 160 डिग्री सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पर ये आ गया है स्क्रीनशॉट में 160 डिग्री। क्लियर है, तो उस पेज पे आ नहीं पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, भुजाओं 24, 25 और 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो ये एक ट्रिपलेट है। किसी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा यहाँ 25 है, ये 24 है और बेस 7 है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट है, तो आपको सीधा याद होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, 14, तो ब्रेड्थ को बी मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, 14 गुणे बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं भाई, 2 से गया 12 बार, 7 से गया 2 बार और 2 से गया 6 बार, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एक तो लेंथ आई 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आई 6 सेंटीमीटर, इसको समझ लीजिएगा भाई। तो यहाँ पर एक आयत बना देते हैं, मान लीजिए ये कोई आयत है। ठीक, इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आपको क्या निकालना है, तो उसका परिमाप निकालिए। तो ये भी 14 होगी और ये भी 6 होगी। वैसे परिमाप निकालने का रेक्टेंगल पेरीमीटर होता है 2l+b, 2 लंबाई धन चौड़ाई। वैसे आप निकालो तो सम ऑफ ऑल साइड्स भी बोल सकते हो। तो 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, सभी साइड को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर निकल आएगी, परिमाप निकल आएगा। तो 20 सेंटीमीटर गलत है, 18 सेंटीमीटर गलत है, 36 सेंटीमीटर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी वृत्ताकार क्षेत्र का, ये कोई वृत्ताकार क्षेत्र है भाई, ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार क्षेत्र है, और इस वृत्ताकार क्षेत्र का ये सेंटर है और सेंटर से ये मान लीजिए इसकी रेडियस है। क्लियर, किसी वृत्ताकार क्षेत्रफल का एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना है 616, तो एरिया होता कितना है πr², तो 616 के बराबर हो जाएगा ये। पाई की वैल्यू 22/7 बरा इंटू r² बराबर में कितना है 616। ठीक, अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 से जाएगा 11 बार और 2 से जाएगा 2 दूनी 2 3 6, 2 3 6, 0 2 8 16। अब 11 से कैंसिल आउट करें तो 11 दूनी 22 और 11 8 88, तो r² बराबर आएगा 28 गुणे 7, r² बराबर 28 गुणे 7।
तो 28 को लिख सकते हैं हम 4 × 7 × 7। भाई 7 एक तो एक्स्ट्रा चल रहा है। आर बराबर कितना आएगा, 4 का 2, 7 ही निकल आएगा। तो 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, 14 मीटर सॉरी, रेडियस निकल आएगी। अब हमारे पास सर्किल की रेडियस हो गई भाई, सर्किल है, इस सर्किल की हमारे पास रेडियस है, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस खेत पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितना व्यय आएगा। तो हमें ऐसे बाड़ लगानी है, ये खेत है, इस पे ऐसे बाड़ लगानी है, यानी कि इसकी सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर, एक तरीके से सरकमफेरेंस पे लगा रहे हैं बाड़। तो सरकमफेरेंस है कितनी 2πr, 2πr 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7×2 = 14 निकली थी। तो 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 22 × 2 तो कितना हो जाएगा 88। 1 मीटर के लिए 5 रुपये, तो 88 मीटर के लिए 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 4 × 4 = 44 रुपये, 440 रुपये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 440 गलत नहीं है, ये सभी ऑप्शन गलत होंगे। 440 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आसान सवाल है और ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया है। तो आप लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर तो हर पेपर में एक सवाल आया है, मैंने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं उन सभी पेपर में क्या है, लंबवृत्तीय का एक क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में है। तो ये मान लीजिए कोई लंबवृत्तीय बेलन है भाई, ये क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, आधार ये हो गया और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब हो गया ये एक सर्किल बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, सर्किल। तो सर्किल का पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है, सरकमफेरेंस दे रखी है। तो सरकमफेरेंस होती कितनी है 2πr बराबर कितने है 44। तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 गुणे r बराबर 44। तो 22×2 = 44 से 44 गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। बेलन का आयतन निकालना है, तो रेडियस होगी 7, हाइट होगी 8, रेडियस होगी 7 और हाइट होगी 8। तो वॉल्यूम कितना होगा πr²h, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 7 और हाइट है अपनी 8, 7 से 7 गया। तो गुणे करेंगे इसका कितना आ जाएगा 8×2 = 16, 8×2 = 16, 16 और 1 17 गुणे 7, तो कितना आएगा 7 × 42 का 2, 7 7 49 और 4 53, 7 1 7 और 5 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब किसका आ रहा है भैया आंसर। 1212 गलत है, 1412 गलत है, 1432 गलत है, 1232 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। एक क्वेश्चन मैं प्रत्येक क्लास में छोड़ता हूँ स्टूडेंट के लिए, आप अपना दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सवाल है, अभी तक मैंने जितने भी पेपर कराए हैं जूनियर लेवल के, हर एक पेपर में ये सवाल पूछा गया है, प्रत्येक पेपर में सवाल है, डिजिट चेंज है, सवाल यही है। संख्या दे रखी है 29, 30, 31 ... 48 तक में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। अच्छा, इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी 28 संख्याएं होंगी, दे कितने तक रखी हैं 48 तक। तो यहाँ कितनी संख्याएं, ये वाली संख्याएं कितनी हैं, ये वाली संख्या है। तो इन वाली संख्या की अगर हम बात करें तो ये कुल मिला के संख्या होंगी 48 में से 28 माइनस कर दीजिए तो 20 संख्याएं होंगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं, प्रायिकता जब भी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, कुल संभावनाएं, तो कुल संभावनाएं कितनी है 20। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कितनी है 29 से 48 तक, ये समझ लीजिए 29 से 48 तक इस वाली डेट में कितनी है, 29 है अभाज्य संख्या, 31 है, 37 है, 41 है और 43 है और 47 है। ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि नॉट, पीई बार निकालना है। तो कुल संभावनाएं कितनी हैं 20, जिसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। तो 20 में से 1 2 3 4 5 6 संख्याएं अभाज्य हैं। तो कितनी नहीं है, इसका मतलब 14 संख्या अभाज्य नहीं है। कट करेंगे 7 और ये जाएगा 10,
तो 7/10 इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है। 7/10 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में सही जवाब लिखा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन है, ऐसा देखा गया है कि माध्यमिक कक्षा के छात्र सर्वसमीका a+b का स्क्वायर को सर्वसमीका a+b की तुलना में ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। इनका कहना है कि a+b का स्क्वायर किसी भी स्टूडेंट को माध्यमिक स्तर पर बताया जाए, 1 मिनट में इसका फॉर्मूला भी बता देंगे और इसे समझ भी जाते हैं। जबकि a+b के होल क्यू की बात करें तो इसे समझने में उनको दिक्कत होती है। तो सबसे उचित कारण क्या हो सकता है कि वो इसको नहीं समझ पाते? विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं देते। आप विद्यार्थी के अंदर कमी कभी नहीं निकालेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर एनसीएफ 2005 ने ये सख्त कहा है कि आप बच्चे के अंदर कमियां नहीं निकाल सकते। कमी सिस्टम की हो सकती है, कमी आपकी हो सकती है, बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं देते, ये गलत बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट तो गलत ही हो गया। सर्वसमीका a+b का होल क्यू अधिक कठिन होने के कारण भी उसे सत्यापित नहीं कर पाते। आप किसी भी चीज़ को कठिन नहीं समझते, आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, आप उन्हें उपयोग में लाने, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उपयोग में लाने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ कठिन है इस वजह से ये कहकर आप किसी भी जो स्टडी मटेरियल है उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है। वे बीजगणितीय व्यंजकों के गुणा की अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। वे सर्वसमीका a+b के होल क्यू को कम उपयोगी समझते हैं। से भाई स्टूडेंट को क्या पता कि कौन सी चीज़ कम उपयोगी है और a+b का होल क्यू क्या कम उपयोगी होता है? बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके बिना तो आप टेक्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, एलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये उपयोगी तो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इसका उपयोग किसी भी सर्वसमीका का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो एक ही ऑप्शन है, वे बीजगणितीय व्यंजकों के गुणा करने की अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो बीजगणितीय व्यंजकों के गुणा करने की अवधारणा को नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर आप a+b का होल क्यू निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? a+b मल्टीप्लाई a+b, यही तो होता है। अगर इसका होल क्यू होता तो आप क्या करते? a+b का एक बार और मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये वाली बात को वो समझ नहीं पाए, मल्टीपल की बात को समझ नहीं पाए। तो क्या है, इस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हों या 23 के लिए कर रहे हों या 24 के लिए कर रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को करके जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे, 100% आपका सीटेट इस बार क्वालिफाई होगा और कम से कम 120+ स्कोर से ये क्वालिफाई होगा। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।